सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ने से पहले हम उसके कुछ सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपके जो संस्कृत का सिलेबस है, सबसे पहले उसकी जो पाठ्य पुस्तक होगी वो आपकी होगी स्पंदना। पाठ्य पुस्तक आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में 27 नंबर की आएगी, 27 मार्क्स। उसके बाद में व्याकरण आपकी आती है। व्याकरण आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। व्याकरण आपके एग्जाम में आएगी 25 मार्क्स, 25 नंबर। व्याकरण के बाद में जो पाठ आता है उस पाठ में है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो आपके आएगा 10 नंबर का। और अंतिम जो आपके टॉपिक आता है वो आपके हैं रचनात्मक कार्य। और रचनात्मक कार्य आपके आएगा 18 नंबर का। तो देखिए, ये आपका पाठ्यक्रम है संस्कृत का। स्पंदना पाठ्य पुस्तक है, 27 नंबर की होगी। व्याकरण जो कि पाठ्य पुस्तक में दी हुई है वो आपके 25 नंबर की होगी। अपठित गद्यांश 10 नंबर का होगा। और रचनात्मक कार्य ये आपके 18 नंबर का होगा। तो ये आपके संस्कृत का सिलेबस होगा 80 नंबर का। ये पाठ्यक्रम आपकी पाठ्य पुस्तक में पूरा लिखा हुआ है, तो पहले आपको इसको देखना है, ठीक है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। अब हम आज शुरुआत करेंगे समास की। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास पद क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, समास हम शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहले समास की परिभाषा हमें जाननी है। यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा स समासः इति कथ्यते। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाता है तो वह समास कहलाता है। एक आपके होता है समास विग्रह, एक होता है आपके समास विग्रह। अब देखो, समास विग्रह में क्या होता है, पदों को अलग करना होता है। तो अलग कैसे करेंगे, समास युक्त पद में आवश्यक विभक्ति अथवा कारक संबंधी चिन्हों का निर्देश करके पुनः लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास युक्त पद में आवश्यक विभक्ति अथवा कारक संबंधी चिन्हों का निर्देश करके पुनः लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो ये हो गया आपके समास और एक हो गया आपके समास विग्रह। अब हम देखेंगे समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समास के प्रकार की हम बात करते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फिर नेक्स्ट आपके है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपके है द्वंद्व समास। थर्ड नंबर है द्वंद्व समास। फोर्थ आपके है द्विगु समास। फोर्थ नंबर है द्विगु समास। फिफ्थ नंबर है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और नंबर 6 आपके है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो ये आपके 6 प्रकार समास के हो गए। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास
अव्ययभाव समास। अब देखिए आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में जो समास आएगा वो आएगा आपके 3 नंबर का। अब 3 नंबर का कैसे आएगा? इन 6 प्रकार में 3 प्रकार ही आपके सिलेबस में है। एक आपके आएगा कर्मधारय समास, एक आपके आएगा द्वंद्व समास और एक आपके आएगा अव्ययभाव समास। ये 3 प्रकार के समास ही आपकी एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो देखिए, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनका उत्तर देना होता है। तो देखिए, कर्मधारय समास हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है। अब परिभाषा जानने से पहले इसके 2 भेदों के बारे में जानेंगे और उन दोनों की आपकी अलग अलग परिभाषा होगी। तो देखिए, कर्मधारय समास में जो फर्स्ट नंबर होता है वो है आपके विशेषण विशेष्य समास। कर्मधारय समास के भेद में पहला भेद हो गया विशेषण विशेष्य और दूसरा हो गया आपके उपमान उपमेय। ये 2 भेद हो गए कर्मधारय समास में, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास और उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अब विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास क्या होता है? देखिए, इस समास में एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला, उत्तर पद बाद वाला। तो देखिए, पूर्व पद होना चाहिए विशेषण। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में पूर्व पद क्या होना चाहिए? विशेषण। और उत्तर पद क्या होना चाहिए? विशेष्य। विशेषण जिस शब्द में कोई विशेषता हो, जिस शब्द में कोई विशेषता हो वो हो जाएगा विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो आपके हो जाएगा विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य में पूर्व पद होगा विशेषण और उत्तर पद होगा विशेष्य। अब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास आ जाए, इसका जब समास विग्रह करना होता है तो सबसे पहले दोनों पदों में, दोनों पद कौन से? पहले वाला और बाद वाला, दोनों पदों में समान प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदों में समान प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक पद के पश्चात च असौ च तस् और च इयम् का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह जब आप करेंगे, दोनों पदों में समान प्रथमा विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। प्रत्येक पद के पश्चात यानी पूर्व पद के पश्चात आपको प्रयोग करना है च असौ च तत् च इयम्। अब इनका प्रयोग कहां कहां होगा? देखिए, च असौ का प्रयोग कहां होगा? जब समस्त पद होगा पुल्लिंग में। जब समस्त पद पुल्लिंग में होगा तो आपको समास विग्रह में च असौ का प्रयोग करना है पूर्व पद के पश्चात। इसके बाद में च तत् का प्रयोग करेंगे जब समस्त पद नपुंसकलिंग में होगा। जब समस्त पद नपुंसकलिंग में होगा तो हमें प्रयोग करना है च तत् का। अब आता है च इयम्। तो च इयम् का प्रयोग करेंगे जब समस्त पद होगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा च असौ का, नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होगा च तत् का
स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा चे इयम का। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि हम समस्त पद को कैसे पहचानेंगे, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो देखो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, पुल्लिंग के लिए आप ध्यान रखिए समस्त पद में एक वचन में हमेशा विसर्ग आता है। नपुंसकलिंग में आपको मैं का प्रयोग मिलेगा और स्त्रीलिंग शब्द होगा वो आपके होगा आकारांत शब्द। तो इससे आपको पहचान करनी है कि च असो का प्रयोग होगा, च तत् का प्रयोग होगा या च इयम का प्रयोग होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको कहीं ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा कृष्ण सर्प है। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये विशेषण विशेष्य है क्या। तो पूर्व पद पहले देखना है कि कोई विशेषता है क्या। देखिए कृष्ण सर्प है, काला सांप, तो यहां सांप की विशेषता है कि सांप काला है, बिल्कुल विशेषता है। तो यहां ये कृष्ण हो गया आपके विशेषण, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि काला कौन है, सांप है, तो ये हो गया विशेषण। अब पहचानना है कि शब्द पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। तो देखिए यहां किसका प्रयोग हो रहा है, विसर्ग का। इसका मतलब ये पद कौन सा हो गया, पुल्लिंग का। अब पुल्लिंग का पद हो गया, इसका समास विग्रह हमें करना है। तो दोनों पदों में समान प्रथमा विभक्ति, कृष्ण की प्रथमा क्या होगी, कृष्ण है, कृष्ण की प्रथमा क्या होगी, कृष्ण है। अब मैंने बताया था कि पुल्लिंग जब आ जाए तो हमें प्रयोग करना है च असौ का। तो कृष्ण है, च असौ सर्प है, क्योंकि दोनों पदों में समान प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना था। तो कृष्ण की प्रथमा हो जाएगी कृष्ण है और सर्प की हो जाएगी सर्प है। एग्जाम्पल लेते हैं, रक्त कमलम, रक्त कमलम, लाल कमल। तो यहां कमल की विशेषता है कि कमल कैसा है, लाल है। तो ये हो गया विशेषण और कमल हो गया विशेष्य। अब देखिए अंत में किसका प्रयोग हो रहा है, मैं का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये पद हो गया नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग में दोनों पदों में प्रथमा का प्रयोग करना है। अब नपुंसकलिंग में प्रथमा कैसे बनेगी, रक्त की बन जाएगी रक्तम। प्रयोग किसका करेंगे, च तत्, और यहां आ जाएगा कमलम। तो रक्त कमलम का समास विग्रह हो जाएगा रक्तम च तत् कमलम। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं स्त्रीलिंग का। आपके पास लिखा हुआ आ गया रम्या वाटिका, रम्या वाटिका आकारांत आ गया, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग की प्रथमा कैसे बनेगी, रम्या, विसर्ग नहीं आएगा यहां पर, रम्या च इयम वाटिका। ये आपके स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल हो गया, रम्या वाटिका, रम्या च इयम वाटिका। तो देखो यहां च असौ का प्रयोग किया, यहां च तत् का प्रयोग किया और यहां च इयम का प्रयोग किया, क्योंकि कृष्ण सर्प है ये पुल्लिंग का शब्द है, रक्त कमलम ये नपुंसकलिंग का शब्द है और रम्या वाटिका ये स्त्रीलिंग का शब्द है। इसलिए तीनों में हम अलग अलग प्रयोग करेंगे, च असौ, च तत्, च इयम।